नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने गुजरात के लिए अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। बीजेपी ने युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। बीजेपी ने इसके अलावा यूसीसी का कार्ड भी खेल दिया है, जो बीजेपी को अच्छा माइलेज भी दे सकता है। इन वादों और दावों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। चुनाव से पहले एक बार फिर से गोधरा और बिल्किस बानो का जिन्न बाहर आ गया है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह के 2002 के दंगों वाले बयान पर पलटवार किया है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुजरात के सियासी रण के पहले दौर की वोटिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पार्टियों ने जनता को साधने के लिए लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। जुबानी वादों और फ्रीबीज के एकालाप के बीच बीजेपी ने भी गुजरात के लिए अपना संकल्प पत्र पेश कर दिया है, जिसमें बड़े वादे किए गए हैं। 20 लाख युवाओं को रोजगार, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा जैसी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही बीजेपी ने समान नागरिक संहिता का कार्ड भी खेल दिया है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो यूसीसी का दाव बीजेपी को बड़ी बढ़त देगा। गुजरात का दुर्ग जीतने के लिए जहां एक ओर वादों की बौछार है, तो वहीं दूसरी ओर जुबानी बाण भी कम नहीं है। गुजरात में अब गोधरा और बिल्किस बानो का जिन्न फिर से निकल आया है। 2002 के दंगों को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। जहां एक ओर गृह मंत्री अमित शाह दंगाइयों को सबक सिखाने की बात याद दिला रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर बिल्किस के बलात्कारियों को रिहा करने और एहसान जाफरी को मारने की बात याद दिला रहे हैं। बहरहाल इस वादे और जुबानी जंग के बीच अब देखना है कि जनता किस पर विश्वास जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से एक बार फिर से बिल्किस बानो और गोधरा कांड का जो जिन्न है वो बोतल से बाहर आ गया है। लेकिन कैसे इस पूरे मामले को लेकर वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जरा देखिए। 2002 માં કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી गुजरातनी भारतीय जनता पार्टी नी सरकारे गुजरात में अखंड शांति की स्थापना करी है। भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने, कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया। गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया। बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमर उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ। तो सुना आपने, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की ओर से यह पलटवार किया गया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि 2002 के पहले का गुजरात आपने देखा होगा किस तरीके से आए दिन यहां पर दंगे होते थे। कांग्रेस के समय में लगातार दंगे होते रहे, लेकिन जब से पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, और जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद का गुजरात और उसके पहले के गुजरात में बहुत ज्यादा अंतर है। और दंगाइयों को सबक सिखाने का जो हमने काम किया उसकी बानगी आपने भी देखी होगी। हालांकि यह बात
असदुद्दीन ओवैसी पचा नहीं पाए और ओवैसी ने इस बात को लेकर पलटवार किया और उसमें उन्होंने बिल्किस बानो का जिक्र किया, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का जिक्र किया और इसके जरिए उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज जरूर मिल सकती है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भावना वेन दवे जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ शशि दुबे जी हैं और इसके साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर रमेश ठाकुर जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं भावना जी आपके पास आते हुए और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और मैं आपसे ये समझना भी चाहूँगा कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये जिक्र किया गया है 2002 का गुजरात दंगों का, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो सबक सिखाया है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि 2002 के पहले का गुजरात आपने देखा होगा कांग्रेस के समय में किस तरीके से दंगे होते रहते थे और 2002 के बाद की जो स्थिति है वो भी आपने देखी होगी। तो आप या बीजेपी को ऐसा लगता है, या क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो आपके राजनीतिक विरोधी है वो ये कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्या जो उम्मीद आप कर रहे हैं वो मिल पाएगा क्या? भावना जी प्रश्न हो गए कि आवाज आप फिर से पूछिए मुझे प्रश्न। भावना जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब आ रही है, पहले नहीं आई थी। आपका सवाल दोहराइए। जी भावना जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से इस बात का जिक्र करना, 2002 का जिक्र करना, गुजरात दंगों का जिक्र करना और यह बताना कि किस तरीके से दंगाइयों को हमने सबक सिखाने का काम किया और आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं है। 2002 से और 2022 के अगर ये कार्यकाल आप देखेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी ने दंगाइयों को सबक सिखाने का काम किया, न केवल सबक सिखाने का काम किया बल्कि दंगों पर पूरी तरह से काबू पा लिया। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दंगाइयों के साथ कोई कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए कि नहीं। तो जिस तरह से कानूनी कार्यवाही करना चाहिए उस तरह से हमारी सरकार ने कानूनी कार्यवाही की है और दंगा होना अच्छी बात नहीं है, दंगा फसाद होना। और हमारे संकल्प पत्र ने अभी तो क्या है एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाया है, क्योंकि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण राज्य है, हमें विकास करना है, हमें काम करना है। इसलिए देश विरोधी तत्व हो या किसी नुकसान करे किसी प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तो उसके डैमेज करने वाले को हम रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी लागू करने वाले हैं। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। दंगा बंद होने से अच्छा हुआ है सर। जी क्या आप ऐसा चाहते हैं कि दंगे जारी रहे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनका यह कहना है कि आप इस बात का जिक्र करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी की ओर से इस बात को लेकर पलटवार किया गया उस पर आपकी क्या राय है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखो, दंगा कांग्रेस के शासन में बहुत होते थे हमारे यहाँ। 1985 में देखो, 90 तक देखो, 200, 150 लोग मर जाते थे और एक साल भर में 200 दिन हमारे यहाँ कर्फ्यू रहता था। परिणाम स्वरूप हमारे विकास नहीं होता था। तो चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या ओवैसी हो, मैं सबको कहती हूँ कि भाई यहाँ आकर दंगा मत भड़काइए, आप शांति से हमारे विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दीजिए। जी बिल्कुल। शशि जी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि कांग्रेस के समय में लगातार दंगे होते रहते थे और बीजेपी जब से आई है तब के गुजरात में और कांग्रेस के समय के गुजरात में बहुत ज्यादा अंतर है, क्या कहेंगे आप? ये तो इनकी कथनी और करनी में तो बड़ा अंतर है, ये तो सबको मालूम है और पूरे देश को मालूम है। देश की जनता भी अब इनके कथनी और करनी को पहचान गई है। सिर्फ बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, ये तो इनका काम ही रहा है। अभी लोगों ने, गुजरात के लोगों ने तो 27 वर्ष तक झेल के इनको पूरी जानकारी ले रखी है। अभी इसके बाद बताइए, कथनी होती है, इनको कहना कुछ और है, इनको करना पेपर पे है, इनको करना सिर्फ पेपर पे है, सिर्फ पेपर पे बातें करना है ना, इसके कॉलेज को कोई बात नहीं करना है ना। आपको बता देता हूँ, आप चैनल के माध्यम से नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रचार में इनका ज्यादा विश्वास है, ये प्रचार ज्यादा करते हैं
और प्रचार में इनका संपूर्ण विश्वास नहीं, ये तो सच भी है, इसमें प्रचार कहाँ है? ये दोनों ही का काम है। शशि जी, ये इसमें प्रचार कहाँ नजर आ रहा है आपको? ये प्रचार थोड़ी, ये तो सही है। गलत क्या कहा इसमें? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, वो बयान सुना आपने? अरे आप जानते हैं, तो मैं आपके बातों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, अमित शाह का बातों का जवाब दे रहा हूँ। अमित शाह का वो बयान सुना क्या आपने? हाँ जी जी। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, गलत क्या कहा उन्होंने इसमें? नहीं, उनका बयान तो था, गलत हमेशा ही रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के विवाद पे। जो वो कर रहे हैं वो उस बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। कि कथनी और करनी में अंतर है साहब, आपको तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, उस पर आप विचार करिए ना। कथनी करनी में बहुत अंतर है। अच्छा, नहीं वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, और जो वो दावा कर रहे हैं वो सही नहीं है? आप एक आध उदाहरण दीजिए सर, आप कुछ तो बताइए। आप 2 लाइन में अपनी बात को खत्म करके चुप हो जा रहे हैं। नहीं, मैं बात अपनी नहीं खत्म कर रहा हूँ। कांग्रेस को ही नहीं लगता कि इनके कथनी करनी में अंतर है, बल्कि पूरे गुजरात की जनता को लगता है कि हम छले हुए हैं, हम छल गए इनके राज्य में। नहीं, अगर ऐसा होता तो गुजरात की जनता, अगर ऐसा होता शशि जी, तो क्या गुजरात की जनता बीजेपी को 27 सालों तक सत्ता में बिठाती क्या? आपकी बात पर थोड़ी देर के लिए यकीन कर भी लिया जाए, मानिए। देखिए ऐसा होता सर, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात की जनता ने किसी को भी अगर यहाँ सत्ता पे बैठाया हो, चाहे कांग्रेस को बैठाया हो, चाहे इसके पहले लोगों को बैठाया हो, चाहे बीजेपी के लोगों को बैठाया हो, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हुए, तो जनता जैसे कि जनता में सबसे बड़ा सहयोग सबका है। गुजरात की जनता तो है ही, तो बाहर से आए हैं, हम लोगों का भी संपूर्ण सहयोग है। हम लोग शारीरिक श्रम करके किसी भी राज्य या किसी भी शहर को हम विकास में सबसे बड़ा योगदान हम लोग देते हैं, जो हम प्रांत से आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अमित शाह जी ने कहा, तो उस कहने का मतलब है कि गुजरात की जनता का, जैसे हमारे जो पर प्रांत के भाई रहते हैं यहाँ सूरत में काफी तादाद में, वो लोगों ने भी यही कहा कि भाई आज जो स्थिति है वो कल स्थिति नहीं थी। कल हम लोगों का भी, अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे संसद हैं, लोकप्रिय संसद हैं, और भारत के प्रधानमंत्री हैं, समझ रहे ना। तो भारत के प्रधानमंत्री अगर हमारे यहाँ हैं मोदी जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो, प्रधानमंत्री हैं तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ऐसी फंस जाती है कि जब कोई बात आती है, समझ रहे ना, तो आपसे बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी, वाराणसी के लोगों ने अगर संसद बनाया तो बहुत सोच समझ के बनाया उनको, समझ रहे ना, और अपना अमूल्य मत देकर, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, मत देकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया। तो उनके साथ एक आशाएं जुड़ी थी। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास रमेश जी। एक भावनाएं जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले बिल्किस बानो और गोधरा कांड का जो जिन्न है वो बोतल से बाहर आ गया है, आप कैसे देख रहे हैं? कोई भी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल मैरिज जो लेने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर कि वो उसमें काफी हद तक कामयाब हो भी पाएंगी या नहीं? देखिए अमित जी, माइलेज लेगा और किसी को फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, वो तो नहीं कह सकते, लेकिन मुद्दे बड़े हैं, निश्चित तौर पे बहुत बड़े मुद्दे हैं। और ये थोड़ा सा संदेह ये होता है कि जब चुनाव का बिल्कुल आखिरी दौर रह गया, अंतिम चरण में ये मुद्दे उठ रहे हैं, और क्यों उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, ये सब हमारे सामने है। सबसे बड़ी बात है, जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कहती आई है कि हमारे पास बहुत मैराथन कार्यकाल है, 27-28 साल का है, जो आपने भी अभी अपने एंकर में उसको मेंशन करा है कि उनके पास कहने के लिए बहुत है, लेकिन मुद्दे मिसिंग है। जो मुद्दे होने चाहिए, महंगाई का कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने समय समय से उठाने की कोशिश करी है, पिछले 1.5 महीने से इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी टच तो कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो ब्रांडिंग है वो ऐसे मुद्दों को ऊपर पूरी तरीके से बैठ जाती है, उठने नहीं देना चाह रही है। अब ओबीसी साहब जब आ जाते हैं चुनाव के आखिरी अंतिम चरणों में, तो वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अमित जी मुझे लग रहा है आपसे छिपा नहीं, हम लोगों से छिपा नहीं है। वो ऐसा कुछ गपच्चड़ पेल देते हैं, आके ऐसा ध्रुवीकरण कर देते हैं जो कहीं ना कहीं फायदा
भारतीय जनता पार्टी को हो जाता है। अब इस जैसे उन्होंने अब ये चीजें कही है आके, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा नुकसान फायदा होगा इससे। अब जैसे शशि दुबे जी 2-3 बातें बहुत अच्छी कही हैं, लेकिन उनके साथ साथ में मुझे लग रहा है कांग्रेस ने जैसे पिछले 4-5 दिनों से जब देखे, जब से राहुल गांधी की रैलियां स्टार्ट हुई हैं, एक जान आ गई है कांग्रेस में, एक जान आ गई है। और अंडरएस्टिमेट करके हम पहले भी नहीं चल रहे थे कि कांग्रेस बहुत हल्के में ले रही है, कि आम आदमी पार्टी आ गई है, उसके बाद में ये चीजें हल्की पड़ गई हैं। मुझे लग रहा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अब नेट टू नेट हमें फाइट देखने को मिल रही है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। अहमदाबाद बड़ा गढ़ हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप देखें दिल्ली से पूरी की पूरी इनकी पार्टी, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां शिफ्ट हो रखी है। सारे नेताओं को डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए बोल दिया गया है। जाहिर सी बात है, देखो ये चुनाव जो है, इस बार का जो चुनाव है, तो क्या आप ये कह रहे हैं इसीलिए दंगाइयों को सबक सिखाने का जिक्र हो रहा है? और ये जिक्र हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री थे पीएम मोदी, और उसके बाद गुजरात का चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा, क्योंकि 27 साल से सत्तासीन है वहां पर बीजेपी, तो बीजेपी के दौर में दंगे नहीं हुए, ये बताने की सीधे तौर पर ये कोशिश की जा रही है। देखिए मुझे लग रहा कायदे की बात और जो लॉजिकल बात है वो ये है, मुझे लग रहा मुद्दों को लेके अगर जब आप दंगाई जब बोलते हो चुनाव के समय में, तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर दंगा आपने करा है या मैंने करा है तो वो दंगाई होता है। हम दोनों को मिलकर सारे पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए। पहली बात तो अगर दंगा कांग्रेस के समय में हुआ है, मुद्दा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के समय हो, हुए ज्यादा हुए, मुद्दा नहीं होना चाहिए। ऐसे मौकों में सामूहिक तौर पे सबको मिलके दंगाई को, जितने भी दंगे जिसने भी करा, जो सस्पेक्ट हैं और जो दोषी हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। इसका माइलेज नहीं लेना चाहिए। समय तो ये कहता, वक्त तो ये कहता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की जो परंपरा है अमित जी, जो पहले से लेके अब तक चली आई है कि ऐसे मौकों में ऐसे ही मुद्दों को उठाओ जिससे इनको फायदा मिले। मुझे लग रहा है इससे जनता ज्यादा गंभीरता से लेती नहीं है। जनता गंभीरता से लेती है बिल्किस बानो का मुद्दा है जो गंभीरता से ले रही है, साइलेंट वोटर है, कोई बोल नहीं रहा है। इसका जवाब मुझे लग रहा है इस बार का जो हम आप सोचे बैठे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड जो इस बार का जो रिजल्ट आने वाला है, मुझे लग रहा है जो समीक्षा हम लोग कर रहे हैं उससे इस बार का रिजल्ट मुझे लग रहा अलग होने वाला है। नहीं, बिल्किस बानो मामले का फायदा होगा या नुकसान बीजेपी को? निश्चित तौर से नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कहेंगी। भारतीय जनता पार्टी देखो इस मुद्दे को शुरू से लेके अब तक इस मुद्दे को उठने नहीं देना चाह रही थी। कांग्रेस उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस का कोई एक बड़ा नेता, कोई दमखम वाला नेता एक प्रचार ऐसा करने नहीं गया जो अपने मुंह से इस मुद्दे को उठा पाए। पता नहीं डर किस बात का है। हालांकि शुरुआत में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया गया, वो भी खत्म हो गया, नहीं उठाया। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेके डर है दूसरी पार्टियों को लेके कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनाव में कहीं नुकसान ना कर दे या व्यक्तिगत कोई नुकसान ना कर दे। लेकिन जनता समझ रही है एक अबला के साथ में, एक औरत के साथ में बहुत जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद में उन जो दोषी छूटे जाते हैं उनको मालाओं पहना के आप लोग स्वागत करते हो। मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी नेता से पूछे, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि एक बलात्कारी को छोड़ना चाहिए और उसको माला पहना के उसको स्वागत करना चाहिए। इसमें अमित शर्मा जी मुझे लग रहा कुछ और चीजें हैं जो मुझे लगा समय के साथ साथ में ये चीजें बाहर निकल के आएंगी। बिल्कुल। तो भावना जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्री ने दंगाइयों को सबक सिखाने का जिक्र करके ओवैसी को एक मौका दे दिया है कि बिल्किस बानो के बहाने वो बीजेपी को घेर सके, मुद्दा बनाने की इसको कोशिश की जा रही है, जो कि अभी तक उतना नहीं दिख रहा था चुनाव प्रचार के दौरान? तो उठाने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी को फायदा नुकसान की बात कर सकती है। किसी को मुद्दा देने की जरूरत है। सभी पार्टियां अपने मुद्दे लेकर चलती है आगे। बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया है, जो कोई उठाया है वो इसलिए उठाया है कि हमारे क्षेत्र में शांति रहनी चाहिए, इस तरह का फिर से पुनरावर्तन ना हो, इसलिए ये याद दिलाया है। बाकी हम तो विकास के काम को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने बिजली पानी का इतना अच्छा काम किया है और कई स्वास्थ्य के बारे में काम किए हैं, तो हम लोग काम के मामले की बात करते हैं। ऐसे मुद्दे सिर्फ इसलिए उठाते हैं, भ्रमित करने वाले लोग हमारे गुजरात में आए हैं। ये आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन
का जो पाँव दबाता है, मसाज करता है, वो रेपिस्ट है। और ओवैसी बात करे तो ओवैसी पहले सोच ले कि ये जो मुद्दा है वो इसलिए उठाया कि आप जैसे लोग यहाँ आकर हमारी भोली जनता को बहकाए मत, हमें शांति से रहने दें, हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ने दें। और इसलिए ये बात की चर्चा आज हो रही है। वरना आप देखिए हमारे पास तो बहुत कुछ का मुद्दा है इधर जी। और आपको बताओ कि विश्व की सबसे बड़ी नहर पानी की नहर ऐसा नहीं देखती कि ये हिंदू है मुसलमान है। 63,000 किलोमीटर हमारी जो नहर है वो नहर कच्छ तक जाती है। विश्व में कहीं इतनी लंबी नहर नहीं है। हमने सबका साथ सबका विकास मंत्र दिया है। आज मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़कर आती है। और ऐसा नहीं है कि ओवैसी आए, ओवैसी ने तो विरोध किया था। 3 तलाक का विरोध करने वाला कौन था? ओवैसी के। क्यों विरोध किया? क्या मुस्लिम महिला नहीं है? वो मानवी नहीं है? उनके लिए ऐसा करना क्या उचित बात है? इसलिए ये जो भ्रम फैलाने के लिए आए थे उसको बताने के लिए ये बोला गया है कि हम सभी महिलाओं, सभी प्रजा को अपना समझते हैं और अपने गुजरात में भी कोई दंगा होने देना नहीं चाहते। ठीक है। लेकिन शशि जी, बिल्किस बानो क्या मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? अब तो बहुत ज्यादा समय बचा भी नहीं है भाई। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। और जिस तरीके से रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, आपको भी लग रहा है क्या ऐसा? कांग्रेस पार्टी को लगता है ऐसा? पार्टी हमेशा सत्य के साथ खड़ी है, सत्यमेव जयते। कांग्रेस का एक विचारधारा रहा है और वर्षों तक अगर हमने देश में राज्य किया, कांग्रेस पार्टी ने, या गुजरात स्टेट में राज्य किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। दंगा कराना कोई इनसे सीखे, इनका अनुकरण करे कि एक दूसरे को कैसे डिवाइड किया जाता है। और कांग्रेस सबके साथ रही है और सबका विकास और सबका साथ की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सरेआम गलत है। हम इसको नहीं मानते। और लोगों को क्या है, ये अपने ढंग से मैनेज करना जानते हैं, समझ रहे हैं? और मैनेज इन्होंने हमेशा विकास की बात की, वो विकास अधूरा रहा। बात सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। लेकिन वो कार्य होते नहीं है। हम आपको बता दें, इसके पहले बहुत गुजरात को आपने बहुत नजदीक से देखा है, हमने भी बहुत नजदीक से देखा है। और गुजरात की स्थिति है कि विकास की सिर्फ बात होती है, विकास है नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर आज हम ये बात करें कि हम नौजवानों को नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, सुविधा नहीं हमारे पास, हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उसकी बात भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। वो सिर्फ यही बात करेगी जब हम ध्यान हमारा भटकाने के लिए। ठीक है भावना जी, सीधा आरोप है आपके ऊपर कि आप लोगों को बांटने का काम करते हैं, उस ध्यान को विकास की बात आप नहीं करते हैं, जनहित के मुद्दों की बात आप नहीं करते हैं। गंभीर आरोप आपके ऊपर। काम नहीं करती। हाँ, भाई साहब को जवाब देती हूँ। भाई साहब शांति से सुनिए कि आपने जो आरोप लगाया है, पहले आप गुजरात में आइए और सच बोलिए। पहली बात तो हमारे यहाँ नल से जल देने का 100% काम हो गया है। हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए भी महिला और साक्षरता अभियान के द्वारा बहुत सारा काम हुआ है। अगर आप आए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जिसके कारण हमारे यहाँ कई कंपनियां जो कंडक्टर बनाते हैं, सेमी कंडक्टर या तो अलग कोई भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, वो आ रही है। आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा हो तो गुजरात में आ रहा है। तो ये सब बात आपको क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हमने तो आदिवासी क्षेत्र में भी, दाहोद में भी लोकोमोटिव इंजन बनाने का कारखाना किया है। और इतना ही नहीं, हमने एक आदिवासी महिला को, जिसका आपने विरोध किया था, आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, तो आपने मजाक उड़ाया था आपके लोगों ने। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये देश की जनता नहीं है? अब्दुल कलाम जी को बनाया था, तब भी आपने रोड़ा डाले थे। तो अच्छे काम में
कहना चाहती हूँ कि ये शांतिपूर्ण हमारा स्टेट रहे और हमें अब हमने संकल्प, आज हमारा संकल्प पत्र हमने दिखाया है, हमारे प्रमुख ने किया है और इसमें इतना अच्छे काम है कि केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी मुफ्त। और जो आयुष्मान जो स्वास्थ्य का कवच है, वो कवच जो 5 लाख का था हमने उसे 10 लाख का कर दिया है। और इतना ही नहीं, अभी हम और सारे, वैसे तो आप जानते हो तो हम लिफ्टिंग पे 22 फ्लोर तक ऊपर गए, इतना पानी ऊपर चढ़ाकर पूरे गुजरात के ऐसे क्षेत्र को हमने पानी दिए है कि जहां पर पानी की बहुत ही किल्लत थी और स्थानांतरित करना पड़ता था लोगों को। आज दुष्काल जो है ना, वो संभव हमारे यहाँ कोई ज्यादा नहीं। शशि जी, आप तो कह रहे थे इनके पास मुद्दे नहीं, इन्होंने तो इतने सारे काम गिना दिए, इतने सारे मुद्दे गिना दिए, मुझे लग रहा है आपके पास जवाब ही नहीं है। वो लगातार एक के बाद एक काम गिनाए जा रही है कि बता रही है आपको विस्तार से। आदरणीय, मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरी आदरणीय बहन जी को मैं नमस्कार करता हूँ, सीनियरिटी आपकी है। आप सिर्फ कर रही हैं, आपने जल योजना की बात की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक महानगर है, आपको तो मालूम होगा। उस नल में पानी नहीं आता, उस नल में पानी आता ही नहीं। और पानी की वो समस्या है, आज भी 27 वर्षों से गुजरात में बीजेपी सरकार है, आज भी टैंकर से पानी श्रमजीवी विस्तार में जाते हैं, हमने देखा है। और आप चाहें तो मैं इस पूरा डिटेल और टैंकर का नंबर भी आपको दे सकता हूं जिस टैंकर से पानी सप्लाई होती है। अगर पानी की इन्होंने जल योजना इन्होंने शुरू की और डोर टू डोर जल योजना में इन्होंने जो है विस्तृतीकरण किया, तो आज पानी क्यों खरीदा जाता है, क्यों टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है? चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आज की जो स्थिति है, मैं इनसे रमेश जी, रमेश जी, अब चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यूसीसी का जिक्र करना चाहेंगे। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपकी आवाज भी थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है सर। पानी नहीं आता। ठीक है शशि जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खाली इनकी बातें। शशि जी, जब आप तुमको जवाब देना चाहिए थे तब आप चुप थे। बिल्कुल, एडमिशन कराने के लिए केजी में एक स्टूडेंट का एडमिशन कराने के लिए 50 से 60 हजार रुपए देना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। ठीक है, मेरी बातों को गौर किया जाए। ठीक है, हम बताएं आपको एक लेटेस्ट मामला, सूरत की बात कर रहा हूँ। सूरत जहाँ मैं रहता हूँ, टीएनटीवी स्कूल गवर्नमेंट का है। टीएनटीवी स्कूल में जिस दिन रिजल्ट आता है 10वीं का, 11वीं में एडमिशन कराने के लिए अगर हम जाते हैं स्कूल में, तो प्रिंसिपल कहता है मेरा स्कूल फुल हो चुका है। फर्स्ट डे जिस दिन रिजल्ट आता है उसकी बात करता हूँ। 10वीं का रिजल्ट आने के बाद प्रिंसिपल क्या टीएनटीवी कॉलेज के प्रिंसिपल से ये जवाब मिलता है कि मेरे यहाँ एडमिशन फुल हो चुका है, कोई एडमिशन नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जनता को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है आपकी? अगर ऐसा है तो आप जो भी कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। शशि जी, मैं आ रहा हूँ, शशि जी मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये यूसीसी का जो दावा है अब गुजरात में भी चल दिया है बीजेपी ने। इससे पहले हमने देखा उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें और अब गुजरात, तो यूसीसी के जरिए बीजेपी जो एडवांटेज लेना चाह रही है, हालांकि बीजेपी के ये कोर एजेंडा है भाई, धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, और एक ये हमने पता है कि 2 मुद्दे जो है वो हल कर चुकी है बीजेपी और ये उसका एक अहम एजेंडा है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं, कितना फायदा होने वाला है इसका? जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि ऐसे मुद्दों की देखो पूरे देश को जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ये चीज समझती है कि कब मुद्दे पिटारे से कब निकाले जाएं और कब उन मुद्दों के बम फोड़े जाएं। सही समय है, 2 दिन रह गए चुनावों के प्रचार के लिए और सही समय पे उन्होंने इस्तेमाल करा है। लेकिन अमित जी, मुझे लगता नहीं कि ये वाला चुनाव मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। ये चुनाव मुझे जहां तक लग रहा पूरा ब्रांड पे टिका हुआ है। आपके पास जितना पैसा है, धन वन, शासन प्रशासन, शासन संसाधन जितने भी आपके पास हैं, आप उनके द्वारा लड़ो, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार मुद्दा को छोड़ के इन्हीं चीजों पे लड़ा जा रहा है। आपने मुद्दा देखा होगा दिल्ली में, जब प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो उसमें शीला दीक्षित की सरकार गिर जाती है, उसके बाद में दूसरी सरकार आ जाती है,
तो देखो, बिल्किस बानो का मुद्दा जैसे मैंने अभी कहा, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ये लोग सही से मुना नहीं पाए। क्योंकि इसमें अगर कोई भी, अगर डिबेट में भी जब हम होते हैं तो इस मुद्दे पे जब बात होती है तो पैनल में जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रतिनिधित्व करता होता है तो वो चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली से इनको पूरा एक सीमा रेखा बताई गई, इस मुद्दे पे आप कोई जवाब नहीं दोगे, बिल्कुल साइलेंट रहोगे। उनको पता है अगर इस पे आप जिरा करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आंकड़े में बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत शांति के तरीके से मुद्दों को छोड़ के अपने 27 साल के पुराने कार्यकाल को दिखा के भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतना चाहती है। क्योंकि इस बार मोदी और शाह के लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला थोड़े दिन के बाद में 24 का रन शुरू हो जाएगा। तो ये नहीं चाहेंगे कि दिल्ली की भी सत्ता हाथ से जाए, और इसके दिल्ली में बने रहने के लिए अपना घर, अपना गांव, अपना देश, अपना परिवार बहुत जरूरी है। तो इस मामले को देखा जाए तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, उनकी पूरी मशीनरी लगी हुई है। हालांकि दूसरी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी बड़ा शोर गोल कर रही है, बहुत हंगामा काट रही है। तो ये भी मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी, अमित जी आप देखिएगा, तो उस जीत में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। अच्छा। अगर कांग्रेस अगर हार रही है और पिछली सीटें जो 77 थी उसमें अगर कमी आती है तो उसका का पूरा जो क्रेडिट जाएगा वो आम आदमी पार्टी को ही जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी कई ऐसी जगहों पे जा रही है जो सबसे ज्यादा सीधे कांग्रेस के जितने वोटर है, जो कोर वोटर हैं, उन पे सेंध मार रही है, उनको काटने की कोशिश कर रही है। अब हालांकि आपको आम आदमी पार्टी भी अपने आप को पहले से ही सरकार बना चुकी है कि हमने गुजरात में सरकार बना दी है जी। उन्होंने मुख्यमंत्री का भी नाम घोषित कर दिया था, मुख्यमंत्री बना भी दिया था, कैबिनेट भी बना दी थी। हालांकि यहाँ थोड़ा जल्दबाजी कम कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, इतनी जल्दी अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ओथ भी नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ मामला कुछ ज्यादा है, बीजेपी बड़े फॉर्म में है। तो ये सारी चीजों को देखे, जो चीजें अब हो रही हैं, 2 दिन का समय बचा हुआ है, पिटारे में से कौन कौन से ऐसे मुद्दे निकालने चाहिए जिससे जनता आकर्षित हो और जिससे जनता फिर हमारे साथ में, वो भारतीय जनता पार्टी एंड में कर रही है जी। बिल्कुल। शशि जी, यूसीसी की बात कर रही है बीजेपी और उसका कहना है कि हम सत्ता में आते हैं तो इसको हम लागू करेंगे। कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे मामले को, और आपको लगता है कि यूसीसी गुजरात में लागू होना चाहिए? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि उनका जो कहना है, उनको खाली कहना ही है ना, करना तो है नहीं। इन्होंने हमेशा वादे किए हैं, तो करना नहीं है। ये भाई धूप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नहीं, इससे पहले बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें आप कहते थे कि ये कहते हैं करते कुछ नहीं है भाई। आप धारा 370 के लिए भी ये बोलते थे, 35A के लिए यही तो बोलते थे। आप क्या बोलते थे? राम मंदिर के लिए भी आप यही बोलते थे। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ऐसा है तो यूसीसी भी तो कोर एजेंडा है बीजेपी का। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यूसीसी को ये बस ये दावा कर रहे हैं लेकिन इसको लागू नहीं कर पाएंगे, इसको पूरा नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी जी हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और हम कुछ समुदाय के लोग जो यहाँ वाराणसी या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करके सूरत में रहते हैं, हमको जाने के लिए वाराणसी यानी अपने गांव वतन में। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। शशि जी आपका, भावना जी आपका, रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि गुजरात में इस बार बाजी कौन मारेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तीनों पार्टियों ने जोर लगा रखा है। हालांकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसको अपनी सत्ता को बचाना है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि उसे सत्ता बचाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि 27 सालों में जिस तरीके से गुजरात में विकास के काम किए हैं, गुजरात मॉडल को जनता के सामने लगातार अभी भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार के बूते ही गुजरात का विकास आगे भी संभव है। वहीं आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार ताल ठोक रही है, वो कितना कामयाब इसमें हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस किस तरीके से, क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में भी है, ये एक अहम सवाल है। हालांकि इन सवालों का जवाब 8 दिसंबर को ही मिलेगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।